वेलकम स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस की डिटेल्स देखे थे। इस वीडियो में हम मियोसिस के डिटेल्स देखने वाले हैं। मियोसिस क्या होता है और ये किस सेल्स में होता है और मियोसिस में सेल साइकिल कैसे होती है। ओके, सो सबसे पहले मियोसिस ये इस प्रकार की डिवीजन है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ओके, और उसके बाद ये एक प्रकार की रिडक्शनल डिवीजन है। ये एक प्रकार की रिडक्शनल डिवीजन है। अभी रिडक्शनल डिवीजन जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस में ट्वाइस एन नंबर का जो क्रोमोसोम है वो जब डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगी ट्वाइस एन वाली सेल, जो फिर दो ट्वाइस एन वाली ही सेल बनाती है, मतलब एक जैसे सेल बनाते हैं। ओके, तो इसीलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते थे। मियोसिस में क्या होता है, जो ट्वाइस एन नंबर का क्रोमोसोम है वो हाफ क्रोमोसोम नंबर में डिवाइड किया जाता है, मतलब एन और एन टाइप का सेल तैयार होगा। इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो हैप्लॉइड सेल तैयार होगा मियोसिस में, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन ऐसे भी कहा गया है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इस तरह से भी कहा गया है। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मियोसिस सेल्स में जो सेल साइकिल होती है वो किस प्रकार की होती है, फिर उसके बाद मियोसिस डिवीजन कैसे होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स है वो सब देखने वाले हैं हम इसमें। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मियोसिस कितने प्रकार की होती है। मियोसिस पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। ओके, सो सबसे पहले मियोसिस F.B. फार्मर, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने 1995 में मियोसिस ये टर्म कॉइन की थी। ओके, सो मियोसिस क्या है, ये जो मियोसिस है ये एक प्रकार की रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाली डिवीजन है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाली डिवीजन, सोमैटिक सेल्स में ये डिवीजन नहीं होती। ओके, सो सबसे पहले हम मियोसिस में कितने प्रकार है देख लेते हैं। मियोसिस ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, जो मियोसिस है ये दो प्रकार के होते हैं। पहले मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। ओके, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहा गया है, और जो मियोसिस 2 है वो होमोटाइपिक डिवीजन है। ओके, सो जो मियोसिस, अभी हम देखते हैं कि सेल साइकिल मियोसिस में किस तरह से होती है। ये मियोसिस में सेल साइकिल की डायग्राम है। एक चीज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मियोसिस में जो सेल साइकिल है वो कंटिन्यूअस नहीं है या पूरी सर्कुलर नहीं है। रेगुलरली माइटोसिस की सेल साइकिल हमने देखी थी जो पूरी कंटिन्यूअस थी, गोल थी, बराबर। और उसमें कैसा होता था कि सेल डिवाइड होकर नया सेल तैयार हुआ है तो वापस से वो ग्रो होगा और फिर माइटोसिस करेगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। एक बार जर्म लाइन सेल जो ट्वाइस एन क्रोमोसोम नंबर के साथ है वो एक बार डिवाइड हुआ, उसने गैमेट्स तैयार किए, मतलब हैप्लॉइड सेल्स तैयार किए, तो वो वापस से जर्म लाइन सेल नहीं बना सकता। इसीलिए मियोसिस एक बार हो गया तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो वापस से कंटिन्यू वापस जर्म लाइन सेल नहीं बन सकता। ओके, सो ये जो डायग्राम है यहाँ पर वो मियोसिस की डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो जर्म लाइन सेल है ये पहले तैयार होने के बाद ग्रो होएगा। ओके, इसको हम G1 फेज बोलते हैं या ग्रोथ 1 फेज। ओके, इस फेज में क्या होता है, देखिए जो G1 फेज है ये ग्रोथ फेज है एक प्रकार की जो यहाँ तक आती है। इसमें जो जर्मलाइन सेल है जो ट्वाइस एन है जो गोनाड्स में रहता है वो ग्रो होता है साइज में, और इस जगह पे आके जब G1 फेज कंप्लीट हो जाती है तब वो मैच्योर हो जाता है। ओके, मैच्योर होने के बाद फिर उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। ये डुप्लीकेशन पूरा S फेज में होगा। ये जो S फेज दिखाई हुई है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये S फेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होगा क्योंकि आगे जाके सेल डिवाइड होने वाली है, मियोसिस होने वाला है।
इस वजह से डुप्लीकेशन जरूरी है। ओके, और इसके बाद फिर आती है G2 फेज, जिसमें सेल यहां तक होगी G2 फेज, जिसमें सेल आगे ग्रो होगा और डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी मियोसिस डिवीजन की स्टेज। ओके, सो इसमें यहां से यहां तक आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड पोर्शन है इसमें मियोसिस 1 होता है, और फिर उसके आगे का जो ब्लैंक पोर्शन है उसमें मियोसिस 2 होती है, और यहां पर आके पूरा गैमेट तैयार हो जाता है। ओके, इमैच्योर्ड गैमेट तैयार हो जाता है। ओके, सो मियोसिस प्रोसेस का एम ही ये है कि यहाँ पर हमको हैप्लॉइड सेल तैयार करना है या गैमेट तैयार करना है। ओके, सो ये थी सेल साइकिल जो हमने मियोसिस में देखी। अभी हम देखने वाले हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 किस तरह से होते हैं, मियोसिस 1 में कितने पार्ट्स है, मियोसिस 2 में कितने पार्ट्स है, और एक्चुअली ये डिवीजन कैसी होती है हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला मियोसिस 1 देख लेते हैं। मियोसिस 1 जो है ये मियोसिस में होने वाली पहली डिवीजन है जो होमोटाइपिक डिवीजन है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। हेटेरोटाइपिक डिवीजन मतलब क्या होता है कि जो मेन सेल होगा बड़ा वाला, ओके, ट्वाइस एन वाला, उससे जो दो सेल्स तैयार होने वाले हैं वो साइज में छोटे होंगे, इसीलिए उसको हेटेरोटाइपिक बोला है। प्लस उस पहले वाले जो सेल्स होगा, मतलब जो मियोसिस 1 है ये हेटेरोटाइपिक डिवीजन है, तो ये ट्वाइस एन वाला सेल है, इससे डिवाइड होके 2n वाले सेल तैयार होने वाले हैं। ओके, सो मतलब इसको इसीलिए हेटेरोटाइपिक, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन ऐसे बोला है। उसके बाद इसमें से जो दो सेल्स तैयार होंगे जो n पहले वाले सेल की तरह ही है, इसकी तरह ही है। ओके, इसको ये जो सेकेंड डिवीजन होती है मियोसिस की, इसको होमोटाइपिक ऐसा बोला है। ओके, होमोटाइपिक डिवीजन मतलब ये जो फर्स्ट डिवीजन है इसको मियोसिस 1 और जो सेकेंड डिवीजन है इसको मियोसिस 2 बोला है। ओके, सो सबसे पहले हम मियोसिस 1 के बारे में देखेंगे जिसमें एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, और उसके बाद मियोसिस 2 देखने वाले हैं। ओके, सो मियोसिस में पहले हम मियोसिस 1 देख लेते हैं। मियोसिस 1 जो डिवीजन है ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। मियोसिस 1 इसमें सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज 1, दूसरी स्टेज है मेटाफेज 1, तीसरी एनाफेज 1, चौथी टीलोफेज 1, और उसके बाद जो आएगी वो है साइटोकाइनेसिस 1। ओके, साइटोकाइनेसिस 1। ओके, जो पहले 4 स्टेजेस है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये चारों स्टेज मिला के कैरियोकाइनेसिस बनाते हैं, कैरियोकाइनेसिस बनाते हैं। ओके, सो इसको कैरियोकाइनेसिस 1 ऐसे बोलते हैं। ओके, इसमें जो प्रोफेज है, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। ओके, सो न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, इट्स लाइक न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कि जो प्रोफेज है ये इसमें कितने प्रकार है। ओके, प्रोफेज जो है इसमें जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है लिप्टोटीन, इसमें भी बहुत सारे डिवीजन है, इसको लिप्टो LEPTO लिप्टोटीन ऐसे बोलते हैं। दूसरी जो स्टेज आती है इसके बाद लिप्टोटीन के बाद, इसको बोलते हैं जायगोटीन। इसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं पैचिटीन। उसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं डिप्लोटीन। और जो 5th स्टेज है उसको बोलते हैं डायकाइनेसिस। ओके, सो ये तो थे मियोसिस 1 के पूरे टाइप, जिसमें प्रोफेज 1 सबसे लंबी फेज है जिसमें 5 सब फेजेस है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ओके, ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 1 है ये पूरा कैरियोकाइनेसिस बनाता है, और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब सेल डिवीजन होती है। ओके, सो अभी हम इसके बाद प्रोफेज 1 के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोफेज 1 होती है, फिर मेटाफेज 1,
एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस। मतलब इसमें जो पहली जो हेटेरोटाइपिक डिवीजन है वो मियोसिस 1 में होगी। ओके, अभी देखेंगे हम कि प्रोफेज 1 कैसे होती है और ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की स्टेज कैसे है। आइए अभी देख लेते हैं कि प्रोफेज 1 में कौन कौन से फेजेस है। प्रोफेज 1 में अलग अलग फेजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, उसके बाद आती है जाइगोटीन, उसके बाद आती है पैचिटीन, उसके बाद आती है डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस। ओके, सो ये किस तरह से ध्यान में रखे, इसके हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं LEZY। ओके, सो इस तरह से हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। ओके, देखिए लिप्टोटीन का LE, जाइगोटीन का ZY, पैचिटीन का PA, डिप्लोटीन का DI और डायकाइनेसिस का DI। ओके, सो इस तरह से ये 5 है। तो इसको हम कॉमनली कैसे बोल सकते हैं, लेजी, लेजी पड़ी दीदी। ओके, लेजी पड़ी दीदी। ओके, जैसे ले LE मतलब लिप्टोटीन, ZY मतलब जाइगोटीन, पड़ी PA मतलब पैचिटीन, दी लेजी पड़ी दी दीदी। ओके, लेजी पड़ी दीदी। ओके, सो DD मींस डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ओके, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं कि प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है। स्टार्टिंग से लिप्टोटीन से स्टार्ट करने वाले हैं हम, वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं डायग्राम के साथ कि प्रोफेज 1 में किस तरह से डिवीजन प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले प्रोफेज 1। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। सो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोफेज 1 है ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फेज है। ओके, प्रोफेज 1 जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फेज है। पहले प्रोफेज 1 के हम कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। सो इसमें जब जो क्रोमोसोम, इसमें जो चेंजेस होंगे, मतलब प्रोफेज 1 में जो भी चेंजेस होने वाले हैं सेल में, ये यूनिक होते हैं। मतलब ये चेंजेस सिर्फ मियोसिस डिवीजन में ही होने वाले हैं और प्रोफेज 1 में ही होने वाले हैं। ओके, और उसके बाद जो प्रोफेज 1 होती है वो 5 स्टेजेस में सब डिवाइडेड है। ओके, 5 स्टेजेस में प्रोफेज 1 सब डिवाइडेड है। उसमें से मैंने आपको बताया पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है लिप्टोटीन। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है, पहली स्टेज जो है वो है लिप्टोटीन। ओके, सो लिप्टोटीन में क्या होता है, देखिए पहले शब्द देख लेते हैं। लिप्टो, LEPTO, लिप्टो। लिप्टो मतलब क्या होता है, लिप्टो मतलब थिन। ओके, लिप्टो का अर्थ है थिन और टीन का अर्थ है थ्रेड। ओके, सो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो थिन थ्रेड लाइक होता है। ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है वो थिन थ्रेड लाइक होता है। मतलब जो सेल होगी इस तरह से, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल की न्यूक्लियस है जो ट्वाइस एंड न्यूक्लियस है। इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो पूरा इस तरह से स्प्रेडेड फॉर्म में है। ओके, और इसमें एक न्यूक्लियोलस भी है। ओके, सेंटर में एक न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है न्यूक्लियस की वो थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल टाइप में है। सो इसीलिए इसको लिप्टोटीन बोला गया है। और लिप्टोटीन में क्या होगा, जो सेंट्रियोल है वो, जो भी सेंट्रियोल होगा यहाँ पर, सपोज दिस इज द सेंट्रियोल, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब 2 नंबर में तैयार करेगा। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगी और इस तरह से स्टार्टिंग की स्टेज मतलब लिप्टोटीन है। ओके, सो उसके बाद की स्टेज देखते हैं हम। लिप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन। सेकेंड जो स्टेज है वो है जाइगोटीन। ओके, जाइगोटीन। हियर जाइगो मींस पेयरिंग। ये जो जाइगो शब्द है इसका मतलब है पेयरिंग या पेयर। ओके, और टीन मतलब थ्रेड, मतलब पेयर्ड थ्रेड्स। ओके, सो जाइगोटीन में क्या होता है, देखिए जाइगोटीन में इंटीमेट पेयरिंग होती है नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिड की। इंटीमेट पेयरिंग। ओके, इंटीमेट पेयरिंग
ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जो क्रोमोसोम होता है हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो इस तरह से होता है। ओके, हमेशा दो इक्वल कॉपीज रहेंगे क्रोमोसोम के, तो इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे, बराबर। ये जो दो क्रोमेटिड्स है, मतलब सेम क्रोमोसोम पे के दो दो क्रोमेटिड्स है, मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इन दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। ओके, इन दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। और ये जो दो है, ये वाले दो, ओके, ध्यान दीजिए, ये वाले जो दो है बीच वाले जो अलग अलग क्रोमोसोम पे आएंगे, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। ओके, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। ओके, सो जाइगोटिन में क्या क्या होता है, देखो, जाइगोटिन में इंटीमेट पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। मतलब अभी जो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम नंबर जो था वो क्रोमोसोम अनकॉइल्ड फॉर्म में था या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में था, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा, और यहाँ पर पहले जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा और इंटीमेट पेयरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से होमोलॉगस क्रोमोसोम के वो शेप में आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें इंटीमेट पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ओके, सो इंटीमेट पेयरिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी, मतलब अंदर के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसमें होगी। ओके, तो ये मैं सेल में आपको दिखाता हूं किस तरह से होगी इंटीमेट पेयरिंग, इसमें किस तरह से होगी। सपोज ये सेल है आपकी, ओके, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, अभी भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, तो इसमें अभी नहीं हुई है, अभी आगे होगी। ओके, सो इस तरह से मैं आपको इधर कुछ क्रोमोसोम दिखाने वाला हूं, ये एक और ये दो। ओके, फिर इस तरफ का ये एक और ये एक, इस तरफ का ये वाला इस तरफ से मिक्स हो जाएगा ऐसे, और इस तरफ का इस तरफ से मिक्स हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला है इसको मैं ऐसे लाइन शेप में दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, इस तरह से जो इस साइड वाले जो क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, वो अलग है, इस तरफ का अलग है। सो इस तरह से दोनों में पेयरिंग होगी। ओके, इसको बोलते हैं इंटीमेट पेयरिंग। एक और दिखाता हूं यहाँ पर आपको ताकि बेहतर समझ में आए। इस तरह से है, ये वाला जो दिखा रहा हूं मैं पहले वाला, ये ब्लैंक है, और इस तरफ वाला जो दूसरा है वो थोड़ा सा इस तरह से शेडेड टाइप में है ताकि आपको समझ में आए। ओके, ओके, तो इधर अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम का या ह्यूमन मियोटिक सेल्स का एग्जांपल ले, तो यहाँ पर इस तरह से कम 23 पेयर्स रहेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक इंटीमेट पेयरिंग होगी। इस इंटीमेट पेयरिंग को ना सिनेप्सिस भी बोला जाता है, इसको सिनेप्सिस भी बोला जाता है, या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ओके, सिनेप्सिस या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, एक बार जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, तो अगली जो स्टेज होने वाली है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब इसमें जो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसमें ही कैरेक्टर्स एक्सचेंज होंगे, कैरेक्टर्स वापस से रिकंबाइन होंगे। ओके, सो जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो अगली स्टेज में होने वाला है। जो थर्ड स्टेज है उसको हम पैचिटिन भी बोलते हैं। तो पैचिटिन स्टेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पैचिटिन स्टेज। इसमें जो पैचिटिन है, पैचिटिन मतलब पैच मतलब थिक और टिन मतलब थ्रेड। ओके, तो यहाँ पर जो थिक थ्रेड है, मतलब जो क्रोमोसोम्स थिक फॉर्म में है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। मतलब पैचिटिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है क्रॉसिंग ओवर, और इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कैरेक्टर्स सारे रिकॉम्बाइन करेंगे, और रिकॉम्बाइन होने के बाद सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे आपस में। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है इसका, तो इसमें जो वेरिएशन है वो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है किसी भी स्पीसीज में। इसीलिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। जिस पॉइंट पे ये जो जुड़े हुए हैं इसको चियाज़्माटा बोलेंगे। अभी ये जो पॉइंट है जिसपे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम चियाज़्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चियाज़्माटा, CHIAS
MATA, इसको चियाज़माटा बोला जाता है। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा। आगे डिप्लोटिन स्टेज आएगी। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, जो धीरे धीरे जो इसमें जो न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियोलस अभी तक न्यूक्लियस में है, वो न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा आगे वाली स्टेज में। तो आगे वाली कौन सी स्टेज है? आगे वाली स्टेज है डिप्लोटिन। चलिए आगे की स्टेज देखते हैं हम। आगे की स्टेज होगी डिप्लोटिन। ओके, डिप्लोटिन ये 4th स्टेज है प्रोफेज की। डिप्लोटिन, इसमें क्या होता है देखने वाले हैं हम। डिप्लोटिन में सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियोलस है, सबसे पहले न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर होने लगेगा। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगेगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होने लगेगी। ओके, सो इस तरह से धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कट होने लग जाएगी और धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि जो पूरा जो क्रॉसिंग ओवर है या मियोटिक फर्स्ट मियोसिस है वो प्रॉपर्ली हो सकेगी और यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा डिप्लोटिन स्टेज में। ओके, सो डिप्लो मीन्स हियर टू। डिप्लो जो है इसका अर्थ है टू और टीन मतलब थ्रेड, मतलब इसमें दो प्रकार के थ्रेड तैयार हो जाएंगे जो सेपरेशन के लिए या जो आगे की प्रोसेस के लिए तैयार है। ओके, और आगे की जो स्टेज है वो होगी डायकाइनेसिस। आगे की जो स्टेज है 5th स्टेज वो है डायकाइनेसिस। ओके, सो प्रोफेज 1 के हम स्टेजेस देख रहे हैं। इसके बाद की जो स्टेज है उसको हम डायकाइनेसिस भी बोलते हैं। ओके, आगे की स्टेज है उसको डायकाइनेसिस भी बोलते हैं। डाय मतलब दो, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। सो यहाँ पर जो डायकाइनेसिस में क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। जो साइड में सेंट्रियोल रहता है इस तरह से, हाँ, ये अपोजिट पोल्स में आ जाएगा। तो इधर सेंटर में इधर कहीं तो रहता है, तो ये इस तरह से ऑपोजिट पोल्स में आ जाएगा। ओके, सेंट्रियोल का क्या काम है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल एपरेटस है वो सेंट्रियोल के द्वारा तैयार किया जाता है और वो क्रोमोसोम्स को सेपरेशन में मदद करता है। ओके, सो जो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल पे चला जाएगा और उसके बाद आगे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। ओके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। ओके, सो इस तरह से हमारी प्रोफेज 1 में ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर जो अभी डायकाइनेसिस होने के बाद जो स्टेज है इसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम इस तरह से जुड़े ही रहेंगे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए। तो धीरे धीरे ये आगे जो प्रोफेज 1 है उसके बाद मेटाफेज 1 में होने वाला है। ये जितने भी क्रोमोसोम है जिसमें इस तरह से चियास्मा फॉर्मेशन हुआ है और रिकॉम्बिनेशन हो गई है, उसके बाद मेटाफेज 1 में ये सारे सेंटर लाइन में या इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएंगे, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। वहां पर आके अलाइन हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स जो तैयार हुए हैं दोनों तरफ से, मतलब इस तरह से आगे स्पिंडल फाइबर्स तैयार होने लगेंगे। मैंने आपको यहाँ पर 2 ही दिखाए हैं, आगे 23 क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स तैयार हो जाएंगे और फिर बाद में मेटाफेज में सेपरेशन होगा। ओके, सो चलिए अभी आगे देख लेते हैं हम कि मेटाफेज 1 में क्या क्या होता है और मेटाफेज 1 में किस तरह से सेपरेशन होता है, फिर आगे के स्टेजेस भी किस तरह से होते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं मेटाफेज 1 में क्या क्या होता है। मेटाफेज 1, सो सबसे पहले देखिए मेटाफेज 1 में जो है, मैंने अभी अभी आपको सेल दिखाया था। यहाँ पर इस तरह से सपोज सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो अभी डिसइंटीग्रेट हो चुका है या डिसॉल्व हो चुका है, उसमें का न्यूक्लियोलस भी डिसॉल्व हो चुका है। जो भी क्रोमोसोम है जो सेपरेट हो चुके हैं या जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ओके, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से सेंटर पे अलाइन होंगे। ओके, मैंने जो
नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग शेड में दिखाए थे आपको इस तरह से, एक पूरा ब्लैंक है तो दूसरा इस तरह से शेडेड है। ओके, इस तरह से ये पूरे सेंट्रल लाइन में मेटाफेज में आ जाएंगे। ओके, क्योंकि अभी यहां पर न्यूक्लियस नहीं है तो आराम से क्रोमोसोम सेपरेशन हो सकती है। ओके, सो इस तरह से सारे जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रल लाइन में आ जाएंगे या मेटाफेज प्लेट पर आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। साइड में जो ऑपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल चला गया है, ये सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल्स पे चला गया है ये धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स तैयार करना शुरू करेगा। ओके, इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स तैयार करेगा। ओके, यहाँ पर मैंने आपको 3 पेयर ही दिखाए हैं। यहाँ पर स्पीसीज के हिसाब से पेयरिंग होती है, जैसे ह्यूमन में 23 पेयर है तो वो 23 पेयर सेंटर के इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ओके, अभी मेटाफेज में क्या होता है कि पहले ये सारे अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर में। ओके, अलाइन इक्वेटर पे हो जाता है। ओके, अलाइन एट इक्वेटर। ओके, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी बाइंडिंग टू स्पिंडल फाइबर्स। बाइंडिंग टू स्पिंडल फाइबर्स, ध्यान में रखिए जिस पॉइंट पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स है जो प्रोटीनिक नेचर है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से बने हुए, ये जिस जगह पे क्रोमोसोम से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके, सो काइनेटोकोर के द्वारा ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इन दोनों क्रोमोसोम्स को जुड़ जाएंगे अलग अलग जगहों पे। इस साइड का एक को जुड़ेगा तो दूसरे साइड का दूसरे वाले क्रोमोसोम को जुड़ेगा। ओके, अभी इसमें सेपरेशन होने लगेगी और आगे धीरे से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने के स्थिति में आ जाएंगे। अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये मेटाफेज में नहीं होगा, ये अगले स्टेज में होगा। जो स्पिंडल फाइबर है वो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और दोनों क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेगा। ओके, सो आउटवर्ड्स मतलब जो पोल की तरफ जो क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट स्टेज में खींचे जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं एनाफेज 1, उसको हम बोलते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है जो सेंटर में मेटाफेज में अलाइन हुए थे ये दोनों तरफ जाने लगेंगे। मतलब इस तरह से हो जाएगा, देखो एनाफेज 1 में इस तरह से एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ है और ये जो दूसरा भाग है ये आधा उस तरफ का है, ध्यान में रखिए। ओके, आधा इस तरफ का है। ओके, और नीचे कैसा है, नीचे ये वाला ब्लैंक पोर्शन है और दूसरा वाला ये वाला शेडेड पोर्शन है और दूसरा वाला ब्लैंक पोर्शन है। इस तरह से इस तरह से जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो ये किस में होगा, ये एनाफेज में होगा। और पूरा जो क्रोमोसोम है जो सेपरेटेड क्रोमोसोम है जो ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन जिसमें हो चुका है ये दोनों अलग अलग पोल पे जाएगा। मतलब इसमें एनाफेज में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट्स। ओके, क्रोमोसोम सेपरेट्स, मूव्स टू ऑपोजिट, मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। ओके, सो ऑपोजिट पोल्स में सारे क्रोमोसोम्स चले जाएंगे और वहां पर जाके असेंबल हो जाएंगे। ओके, सो ये होगा एनाफेज में जिसमें जो क्रोमोसोम्स है वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं और दोनों तरफ मतलब ऊपर भी 23 क्रोमोसोम आएंगे और नीचे भी 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। मतलब दोनों तरफ जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स थे वो अभी हाफ में बढ़ गए हैं। मतलब ऊपर 23 नीचे 23। मतलब ये जो स्टेज है इस स्टेज में पहली बार जो सेल है वो हैप्लॉइड स्थिति में आते हैं। ओके, जो सेल है वो पहली बार हैप्लॉइड पोजीशन में आते हैं। मतलब ऊपर 23 का एक सेट और नीचे 23 का एक सेट, मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं। ओके,
अभी जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम टीलोफेज भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा देखिए, नेक्स्ट जो स्टेज है मियोसिस 1 में की, इसको हम टीलोफेज 1 भी बोलेंगे। सो टीलोफेज 1 में क्या क्या होता है देखते हैं। सो टीलोफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो 23 क्रोमोसोम्स दोनों तरफ गए हैं वो अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी क्रोमोसोम सेपरेशन हो चुका है तो अभी कॉइलिंग का कोई मतलब नहीं। सो क्रोमोसोम अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व्स। ओके, जो नेक्स्ट होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। ओके, जो नेक्स्ट होगा न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। ओके, सो इसकी डायग्राम किस तरह से होगी ये आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए इस तरह से होएगा ये, जो यहां पर है पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आएगी, न्यूक्लियोलस वापस से आएंगे, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, इस तरह से सिंगल सिंगल 23 सेट होंगे जो धीरे धीरे अनकॉइलिंग होने लगेंगे। इस नीचे भी इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आएगी, न्यूक्लियोलस होगा यहाँ पर और सिंगल सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम का, जैसे मैंने आपको 3 दिखाए थे, इस वजह से इस डायग्राम में भी मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये स्पीसीज के हिसाब से, जैसे अगर ह्यूमन में हुआ तो यहाँ पर 23 का सेट, यहाँ पर 23 का सेट होगा। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए इसको कैरियोकाइनेसिस 1 भी बोला गया है। ओके, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन जो यहाँ पर हो चुकी है। ओके, सो मतलब यहाँ पर टीलोफेज 1 इस तरह से कंप्लीट हो गई। अगली जो स्टेज है उसको हम साइटोकाइनेसिस 1 बोलते हैं, जो अगली स्टेज है उसको हम साइटोकाइनेसिस 1 ऐसे बोलते हैं। ओके, सो साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा देखिए, ओके, सो पहली चीज होगी जो होगी ऑर्गेनली सेपरेशन, जो दोनों भी सेल में होगा, जो ऑर्गेनली है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है, वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और सेंटर से यहां से धीरे 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 इस तरह से फरो तैयार होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से फरो तैयार होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी फरो फॉर्मेशन। ओके, फरो फॉर्मेशन। ओके, सो फरो धीरे धीरे फॉर्म होता जाएगा और ये फरो इस तरह से अंदर अंदर बढ़ता जाएगा। ओके, जब ये फरो फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो क्या होगा, दोनों सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से जो मियोटिक 1 डिवीजन है, इस वजह से 2 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे। क्या होंगे, 2 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे। ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स है ये हेटेरोटाइपिक डिवीजन की वजह से तैयार हुए हैं। ओके, सो इस तरह से पूरी मियोसिस 1 प्रोसेस हो जाएगी। अभी जो मियोसिस 1 प्रोसेस होने के बाद, मतलब साइटोकाइनेसिस 1 के बाद मियोसिस 1 पूरा हो गया, मियोसिस 1 प्रोसेस होने के बाद जो दोनों भी सेल्स तैयार हो रहे हैं, अभी जैसे मियोसिस टीलोफेज साइटोकाइनेसिस 1 हो गया है, मतलब दोनों भी सेल अलग अलग तैयार हो गए। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, दोनों भी सेल अलग अलग तैयार हो गए, मतलब यहाँ पर दोनों भी स्टेज सेल थोड़ी देर रुकेंगे। ओके, थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सा गैप होगा यहाँ पर, उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। जो भी गैप आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस में सेल थोड़ा देर वेट करेंगे और फिर उसके बाद जो ये दोनों सेल्स है ये मियोसिस 2 के लिए जाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं हम अब मियोसिस 2 में क्या क्या होता है। सो मियोसिस 2 ये माइटोसिस की तरह ही होती है, जिसमें जो भी क्रोमोसोम नंबर है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता, वो नंबर वैसा ही रखा जाता है, बस उस तरह के 2 सेल्स तैयार किए जाते हैं। मतलब मियोसिस 2 एक प्रकार की होमोटाइपिक डिवीजन है जिसमें सेम टू सेम सेल्स तैयार होंगे, लेकिन उसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके,
मियोसिस 2। ओके, सो मियोसिस 2 के कौन कौन से पार्ट है? तो मियोसिस 2 में पहला पार्ट आएगा प्रोफेज 2। जो पहला स्टेप है वो है प्रोफेज 2। ओके, तो ये पूरी तरह से माइटोसिस की तरह है। सो मैं फटाफट आपको इसके फीचर्स बता देता हूं। पहले जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा। जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद वो क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम फॉर्म में आने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगली स्टेज होगी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। यस, एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ओके, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे जो सेंट्रियोल है डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, सो जो मियोसिस 1 में जो 2 सेल्स तैयार हुई थी उसमें की एक सेल के मैं डिवीजन बता रहा हूं आपको, दूसरी सेल की भी जो डिवीजन होगी वो सेम होगी। ओके, सो ये जो है प्रोफेज 2, इसमें क्या होगा? देखो, जो सिंगल सेट का क्रोमोसोम है वो इस तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेगा। ये न्यूक्लियोलस है। जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल हो चुके थे, अभी वो वापस से कंडेंस होने लगेंगे इंटरकाइनेसिस के बाद। ओके, इसमें धीरे धीरे फिर प्रोफेज 2 में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। जो एक सिंगल सेंट्रियोल था उसका भी डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब 2 सेंट्रियोल तैयार हो जाते हैं। इस तरह से 2 सेंट्रियोल इस तरह से तैयार हो जाएंगे, और ये जो 2 सेंट्रियोल है वो अगली स्टेज में जाने लगेंगे, या मतलब ऑपोजिट पोल्स पे मूव होने लगेंगे। ओके, सो ये तो थी प्रोफेज 2। अभी हम अगली स्टेज देखने वाले हैं जिसको मेटाफेज 2 भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज 2। सो मेटाफेज 2 में क्या होगा? देखिए, ये जो सेल है यहां पर, इसमें पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज 2 में डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, और जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल जो सेट था वो इस तरह से था। एक साइड शेडेड थी और एक साइड रेगुलर वाली थी, ब्लैंक वाली। इस तरह से हमने पीछे देखा था मियोसिस 1 में। ओके, और जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। ओके, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। ओके, और यहां पर फिर क्या होगा? धीरे धीरे स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। मेटाफेज 1 में स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, मेटाफेज 2 में सॉरी। इधर क्या क्या होगा? देखिए, पहले स्पिंडल फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है, जो सिंगल सेट है वो अलाइन हो जाएगा। हाँ, क्रोमोसोम जो सिंगल सेट है वो डुप्लीकेट होगा और अलाइन हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। और इस तरह से इक्वेटर पे पूरा अलाइन हो जाएगा, अलाइन एट इक्वेटर। ओके, ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट स्टेज को एनाफेज 2 बोलेंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा? देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, ये अभी देखो यहां पर, ये क्रोमोसोम इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से बीच से कट हो जाएगा। ओके, बीच से ये सेपरेट हो जाएगा, और इसका जो सेपरेटेड भाग है वो दोनों पोल्स पे अलग अलग सेपरेट होने लगेगा। मतलब जो एक भाग है वो इस तरफ और दूसरा भाग है वो इस तरफ नीचे आने लगेगा। ओके, एक भाग ऊपर, दूसरा भाग नीचे, एक भाग ऊपर, दूसरा भाग नीचे, इस तरह से ये पूरे क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा एनाफेज में। सो एनाफेज में क्रोमोसोम जो है मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव हो जाएगा, और इस तरह से क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाएगी। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा। अगली जो स्टेज है वो है टीलोफेज 2। ओके, अगली जो स्टेज है वो है टीलोफेज 2। ओके, सो टीलोफेज 2 में क्या होगा देखते हैं हम। टीलोफेज 2 में क्या होगा? देखिए, टीलोफेज 2 में जो दोनों क्रोमोसोम्स है, फोर्थ स्टेज है टीलोफेज।
टीलोफेज 2। ओके, टीलोफेज में जो क्रोमोसोम है वो पूरे एंडिंग पे पहुंच गए और धीरे धीरे अनकॉइल होने लगेंगे, धीरे धीरे अनकॉइल होने लगेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। ओके, फिर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। इसकी डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं टीलोफेज 2 की, जिसमें जो एक सेट का क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में इस तरह से आ जाएगा और एक सेट का क्रोमोसोम इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये दूसरा न्यूक्लियस जिसमें जो एक सेट है वो इस तरह से आएगा और धीरे धीरे से इस तरह से दो सेल्स तैयार हो जाएंगे। ओके, सो जो मैं मियोसिस 1 में जो दो सेल्स तैयार हुई थी उसमें की एक की डिवीजन आपको दिखा रहा हूं मैं, इसी तरह से दूसरे सेल की भी डिवीजन होगी। ओके, सो इस तरह से क्या हो गया यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस 2 हो गया है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो चुका है। ओके ओके, न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेज होने वाली है उसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस 2। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो होने वाली है उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस 2। चलिए देखते हैं साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा। मियोसिस 2 का साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा देखो, इसमें फरो फॉर्मेशन फरो फॉर्मेशन होने लगेगी, मतलब जो सेंटर में धीरे धीरे इस तरह से फरो तैयार होने लगेगा जो डीप हो जाएगा। ओके, फरो फॉर्मेशन डीपेंस, फरो फॉर्मेशन डीप होता जाएगा और धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन तैयार हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन तैयार हो जाएगी और सेल्यूलर ऑर्गेनेली सेपरेट हो जाएंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनेली सेपरेट्स, सेल्यूलर ऑर्गेनेली जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद सेल डिवीजन, सेल्यूलर ऑर्गेनेली सेपरेट होने के बाद इस तरह से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब जो दोनों भी सेल है वो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, पूरे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि मियोसिस, ये तो थी पूरी मियोसिस की प्रोसेस। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मियोसिस में क्या होगा, तो पहले जो जर्म लाइन सेल है, जो डिप्लॉइड है, जो ट्वाइसेन है, ये जो जर्म लाइन सेल है पहला, ये इसका ये न्यूक्लियस है स्टार्टिंग में। ओके, ये ट्वाइसेन है। ओके, पहली जो मियोसिस 1 डिवीजन है इसमें इसके दो हिस्से होंगे, जो सेल तैयार होगा वो छोटा होगा, इस तरह से थोड़ा छोटा सेल आएगा जो n नंबर का है, मतलब हैप्लॉइड है। तो ये जो पहली डिवीजन है ये हेट्रोटाइपिक, जो मैंने मियोसिस 1 में आपको दिखाया। ओके, जो दूसरी डिवीजन है जो मैंने मियोसिस 2 में आपको दिखाई, इसमें सेम सेल तैयार होगा, इसके तरह ही दूसरा सेल तैयार होगा जो n नंबर वाले क्रोमोसोम से ही बना होगा। ओके, इस तरह से दो सेम सेल तैयार होंगे जो साइज में थोड़े से छोटे होंगे, और इधर भी n वाले ही सेल दो तैयार होंगे जो इसकी तरह ही होने वाले हैं। ओके, इस तरह से टोटल एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। ओके, ये मेल गैमेट फॉर्मेशन में भी होता है और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में भी होता है। यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए हैं ये अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, ये इसका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में आगे और डेवलपमेंट होगा और इसका कन्वर्जन गैमेट्स में होगा। ओके, सो आज हमने क्या देखा, पूरा मियोसिस प्रोसेस देखी डिटेल्स में। इस आशा है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लास्ट तक अपने वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।